So hello students, welcome to Avipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope that you all are doing fine and I also hope that you all are preparing well for your examination. So you can say काफ़ी कम समय बचा है. अभी आपको लगेगा कि 3-4 महीने हैं, बट ट्रूली देखा जाए तो ये बहुत कम टाइम है. ठीक है. सो यू नीड टू boost up your preparation. You need to speed up your preparation so that you can get maximum chances, ठीक है, to get selected. So उसी के लिए आज हम लोग जो क्लास करेंगे, जिस इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को. ठीक है, कि क्या होते हैं. और छोटा टॉपिक है बट एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई इस टॉपिक को आज हम अच्छे से थोरोली इस क्लास में कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में कुछ स्पॉटिंग एरर की फॉर्म में क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे. ओके, तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर डिले आज का सेशन स्टार्ट किया जाता है. ओके, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ दैट कि अभिपीडिया इज प्रोवाइडिंग फुल फ्लेजेड कोर्स फॉर योर CGL एग्जामिनेशन. ठीक है, नाउ इस पर्टिकुलर कोर्स में देखा जाए यू विल गेट वीडियो लेक्चर्स एंड उसके साथ साथ में PDFs हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, करंट अफेयर, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड. ओके, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. ठीक है, वंस यू गेट दिस पर्टिकुलर कोर्स यू डोंट नीड टू लुक एनीवेयर एल्स. ठीक है, फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, एंड आपके डाउट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें अपने डाउट्स को या कोई भी अदर क्वेरी आपकी रिगार्डिंग योर कोर्स, रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, ठीक है, यू कैन ऑल्सो डिस्कस ओवर ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म. ओके, सो चले फिर स्टार्ट करते हैं हमारे इस लेक्चर को. सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है. व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस. जैसा कि नाम से आपको समझ आ रहा है कि कंडीशन को जब बताते हैं ये, ठीक है, जो सेंटेंसेस हमारी कंडीशन के बारे में बताते हैं, दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. ओके, सो नाउ कंडीशन कैसे आप बोलोगे सर, कैसी कंडीशन. ठीक है, अब आप खुद देखिए, जैसे कि मैंने बोला व्हेन राम कम्स, ठीक है, आई गो, कि जब राम आता है मैं जाता हूं. ठीक है, सो यहाँ पे कंडीशन देखी जाए तो कंडीशन हमने अप्लाई कर दी कि जब राम आएगा तब मैं जाऊंगा, जब या फिर जब राम आता है तब मैं जाता हूं. या फिर आप देखोगे व्हेन टेम्परेचर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस वाटर बॉइल्स. तो यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि अगर जब हमारा टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है तो उसी टाइम पे पानी जो है वो उबलना स्टार्ट कर देता है. सो नाउ इट इज़ अगेन अ कंडीशन. तो जहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी उस सेंटेंस को हम बोलेंगे कंडीशनल सेंटेंस. उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा. इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स डिस्कसिंग नॉन फैक्टर्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस and their consequences. Complete conditional sentences contain a conditional clause, ठीक है, यहां से often referred to as the if clause and the consequence, या उसका consequence होगा या फिर इस consequence वाले पार्ट को हम कई बार बोलते हैं main clause. ठीक है, इस consequence वाले पार्ट को main clause. So एक conditional sentence पे basically दो पार्ट्स होते हैं. The first one is if clause and the second one is main clause. अब एक चीज देखने वाली ये है कि what is clause. ये clause क्या होता है. देखो clause अपने आप में ना एक हमारा सेंटेंस ही होता है देखा जाए, बट उसमें क्या होता है, clause जो है, clause में देखा जाए तो एक मीनिंगफुल सेंस से हमें देता है. clause gives meaningful sense. ठीक है, मीनिंगफुल सेंस हमें देता है. इसके पास अपना सब्जेक्ट भी होगा प्लस अपनी वर्ब भी होगी. दैट इज वाई ये एक मीनिंगफुल सेंस दे पाता है. जैसे फ्रेज की बात करें तो क्लोज और फ्रेज में यही एक सबसे मेजर डिफरेंस है कि क्लोज के पास में अपनी वर्ब भी होती है और अपना सब्जेक्ट भी होता है. ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट फ्रेज, तो फ्रेज के पास में ना तो अपनी वर्ब होती है ना अपना सब्जेक्ट होता है. दैट इज वाई वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देती. ठीक है, तो दो क्लोजेस में हम इफ अपना कंडीशनल सेंटेंस को ब्रेक करते हैं. द फर्स्ट वन इज इफ क्लोज, द सेकंड वन इज मेन क्लोज. ये समझना पड़ेगा इसलिए बिकॉज मैं आगे जाके जब बोलूंगा ना मेन क्लोज, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मेन क्लोज क्या है ना,
कि किसके रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन के बारे में आपको बता दूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैसे आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इफ़ आई वन द लॉटरी, कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूँ तो मैं पूरी दुनिया का भ्रमण करूँगा या पूरी दुनिया घूमूंगा। अगेन दूसरा हमारा आ जाता है व्हेन वाटर रीचेज 100 डिग्रीज इट बॉइल्स। अब ये कंडीशंस हैं, याद रखिएगा कंडीशन को आप इफ से भी डिनोट कर सकते हो या फिर व्हेन से, ठीक है। ये दोनों जो हमारे वर्ड्स है ये कंडीशन को ही बताते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके लिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नाउ हमारे पास में कितने टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी ज़रूरी बन जाता है, ठीक है। अब 4 टाइप के हमारे पास में कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं देखा जाए तो, ठीक है। अब ये 4 टाइप के कौन कौन से टाइप्स है? फर्स्ट वन इज जीरो कंडीशनल सेंटेंस। नाउ दिस जीरो कंडीशनल सेंटेंस को भी हम डिस्कस करेंगे, बट एक बार हम इनके चारों टाइप्स को देख लेते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंस, देन देयर आफ्टर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। फोर्थ कंडीशनल सेंटेंस नहीं होता, याद रखिएगा, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से लेकर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस तक हमारा ये जाता है। ओके, अब बात देखने वाली ये है कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। जीरो कंडीशनल सेंटेंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, सिचुएशंस इन विच वन थिंग ऑलवेज कॉज अनदर, या फिर इन विच वन थिंग ऑलवेज कॉजेज अनदर। इसने बोला है कि जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है ये हमारा एक जनरल ट्रूथ होता है, जो जिसकी वजह से कुछ ना कुछ होता है। लाइक ऑब्वियस सी बात है, कंडीशन में क्या होता है, जो फर्स्ट एक्शन होता है वो कॉज बनता है सेकंड एक्शन का। जैसे मैंने आप एग्जांपल दिया, जैसे इफ बोल दो या व्हेन बोल दो, व्हेन ही कम्स, ठीक है, व्हेन ही कम्स आई गो। व्हेन ही कम्स आई गो। सो नाउ यहां पे हमारे पास एक कंडीशन है कि जब वो आता है तभी मैं जाता हूं, सो इट इज अ कंडीशन, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या कि जब वो आया उसी के एज ए रिजल्ट में गया, ठीक है। तो एक चीज की वजह से दूसरी चीज हुई, जैसे कि व्हेन टेम्परेचर रीचेज 100 डिग्रीज वाटर बॉइल्स। तो जब टेम्परेचर 100 डिग्रीज पे पहुंचेगा तभी पानी उबलना स्टार्ट करेगा। तो टेम्परेचर के 100 डिग्री पहुंचने की वजह से पानी उबलने स्टार्ट करा, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग कि एक एक्शन हमारा दूसरे एक्शन का रीजन बन रहा है यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। और दूसरी बात कि जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस होता है इट्स अ जनरल ट्रूथ। अगर देखा जाए तो ये एक अपने आप में एक फैक्ट होता है, एक जनरल ट्रूथ होता है, एंड इसीलिए इसके जो स्ट्रक्चर की बात करें तो उस स्ट्रक्चर में हम लोग दोनों पार्ट्स को सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं, ठीक है। उसी को डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक है। नाउ जीरो कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर एक बार मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे। इसमें क्या होता है, इफ क्लोज में आपका सिंपल प्रेजेंट आएगा और देखा जाए तो मेन क्लोज में भी सिंपल प्रेजेंट ही आएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट और इस पार्ट में भी सिंपल प्रेजेंट। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि व्हेन वाटर रीचेज 100 डिग्रीज इट बॉइल्स, तो ये भी एक जनरल ट्रूथ है, आप करके देख लेना, ठीक है। और हमने अब तक आज तक यही पढ़ा है कि जब भी पानी का टेम्परेचर, मतलब जब उसको गर्म करते हैं, टेम्परेचर 100 डिग्रीज पे पहुंचता है तो वो चीज़ उबलना स्टार्ट कर देती है, स्पेशली पानी, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या बन गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों स्टेटमेंट्स हमारी देखा जाए तो एक जनरल ट्रूथ इसकी वजह से एक निकल के आता है। दैट इज़ वाई दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे इफ़ द वाटर रीचेज 100 डिग्रीज सेल्सियस या 100 डिग्रीज वाटर विल बॉइल। तो विल का यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, इस चीज़ का दिमाग में ध्यान रखिएगा, बिकॉज जीरो और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में यही एक डिफरेंस है।
तो अगर आप जनरल ट्रूथ मतलब जहाँ पे जीरो कंडीशनल सेंटेंस लगेगा, इफ यू विल अप्लाई विल इन द मेन क्लोज, इट मीन्स यू आर यूजिंग फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, जिसकी कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है, समझते हैं उसको भी, ठीक है। पर पहले इसको देखिए, इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज, इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज। तो ये भी एक जनरल ट्रूथ है कि अगर आप ब्रश नहीं करेंगे यू गेट कैविटीज, ठीक है। अब मैंने आपको बता रखा है कि या तो इफ या व्हेन, ये दो वर्ड्स हैं जो हमें कंडीशन के बारे में बताते हैं, ठीक है। आगे बोलते हैं व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स, ठीक है, व्हेन पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ सफर्स। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो ये मेरा इफ क्लोज है, दिस इज ऑल्सो इन सिंपल प्रेजेंट एंड दिस मेन क्लोज इज ऑल्सो इन सिंपल प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? सो सिंपल प्रेजेंट में ही हमारा ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, ठीक है ना। दोनों के दोनों क्लोज हमारे सिंपल प्रेजेंट में ही रहेंगे। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। When using the zero conditional sentence, the correct tense to use in both clauses is the simple present tense, जो कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है, बट यहाँ पे एज अ नोट भी वो चीज मेंशन्ड है, यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन, ठीक है। द वर्ड्स इफ एंड व्हेन कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, ठीक है, टू रिप्रेजेंट कंडीशन या टू highlight the condition, you can say, right? Interchangeably in these zero conditional sentences, this is because the outcome will always be the same, ठीक है। आउटकम हमेशा सेम रहेगी, इसलिए यहाँ पे if और when को इंटरचेंजेबली भी चेंज किया जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। नाउ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का यूज होता कब है? हमने जीरो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में देखा कि जब जनरल ट्रूथ होता है, राइट, जब भी जनरल ट्रूथ होगा हम जीरो कंडीशनल का यूज करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशंस इन व्हिच द आउटकम इज लाइकली बट नॉट गारंटीड, ठीक है। मतलब वो चीज हो सकती है बट दैट इज नॉट श्योर, अब ठीक है, वो चीज होगी ही, उसकी गारंटी नहीं है। जैसे जीरो कंडीशनल सेंटेंस को अगर मैं यहाँ पे, बिकॉज आपको कंपेयर करके पढ़ना पड़ेगा, एंड आई बेट कि अगर आप इस क्लास को अच्छे से देख लोगे, इसके अलावा यू डोंट नीड टू वॉच एनी वीडियो रिलेटेड टू कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, बट अगर इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद भी रहेगा लॉन्ग टर्म तक, और इसको आप समझ भी पाएंगे। तो देखिए, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में हमने देखा जनरल ट्रूथ की बात होती है। अब उसमें यह था कि वो चीज़ होगी ही होगी, बिकॉज आप पानी वाला एग्जांपल ले लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट वाला। व्हेन टेम्परेचर रीचेज 100 डिग्रीज, तो पानी उबलेगा ही उबलेगा, इफ देयर इज नो इफ एंड बट, राइट, बिकॉज उसके पास में ऐसा नहीं है कि वो अपनी कैपेसिटी को होल्ड कर लेगा, ठीक है, नहीं उबलेगा, उसको बॉयल होना ही पड़ेगा, राइट। अगर आप अच्छी डाइट फॉलो नहीं करेंगे, यू फॉल सिक, आप बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे, देयर इज नो इफ बट, ठीक है। इफ यू डोंट ब्रश योर टीथ यू, ठीक है, यू गेट कैविटीज, तो आपको कैविटीज होगी ही होगी, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो गारंटीड है कि वो चीज़ होगी, बट फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में देयर इज नो गारंटी, इट कैन हैपन, ठीक है। इन वर्ड्स को प्लीज समझिएगा, इट कैन हैपन, वो चीज़ हो सकती है बट उसकी होने की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यही है सबसे मेजर डिफरेंस है, दैट इज वाई जीरो कंडीशनल सेंटेंस में हमारा दोनों के दोनों क्लोज सिंपल प्रेजेंट में ही रहते हैं। और इफ में देखो स्ट्रक्चर क्या है इसका, इफ अपना फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जो इफ क्लोज है उसमें तो सिंपल प्रेजेंट आएगा, बट जो मेन क्लोज है उसमें हमारा सब्जेक्ट के साथ में विल या शैल, मतलब सिंपल फ्यूचर में आएगा। तो इसका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, इफ क्लोज में तो आ जाएगा मेरा सिंपल प्रेजेंट, बट मेन क्लोज में आपका आ जाएगा सिंपल फ्यूचर, ठीक है। मेन क्लोज में आपके पास में सिंपल फ्यूचर आएगा।
याद रखिएगा इसको, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर का कॉम्बिनेशन आता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में। सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल प्रेजेंट, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस में। जीरो कंडीशनल सेंटेंस में रिजल्ट जो है वो गारंटीड होता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होती। वो चीज़ हो भी सकती है, वो चीज़ नहीं भी हो सकती है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। नाउ थोड़ा सा इसको समझने के लिए एग्जांपल्स की हेल्प लेते हैं साथ में। देखिए फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में देखो क्या होता है, मैं बोलता हूं इफ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। अब ये चीज होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए ठीक है ये एक गारंटीड रिजल्ट है। दैट इज वाई वो दैट कैन बी लाइकली बट नॉट गारंटीड है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो होगी ही होगी। कहाँ गया इसका, बट नॉट गारंटीड, ठीक है, ओके। तो अच्छा एक और एग्जांपल अगर देखा जाए, ठीक है, मैं बोलता हूं इफ यू सेट योर माइंड टू अ गोल, अगर आप अपना माइंड जो है वो गोल की तरफ सेट करके रखेंगे, यू विल इवेंचुअली अचीव इट या फिर यू विल सक्सीड, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और भी दे देता हूं आपको मैं यहां पे, इफ आई विन लॉटरी I will buy a house। अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूं तो मैं एक घर खरीदूंगा, ठीक है। यहां पे मैंने ये चीज बोली, जब मैंने ये बात बोली तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं घर खरीदूंगा। अब आप एक चीज देखिए कि मेरे पास दो कंडीशंस हैं आपको बताने समझाने के लिए। एक कंडीशन में मैंने क्या करा, लॉटरी खरीद ली, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में अभी तक मैंने लॉटरी नहीं खरीदी है। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से आपको मैं बोलता हूं कि अगर मैं ये लॉटरी जीत गया तो मैं घर खरीदूंगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन मेरे पास में लॉटरी नहीं है बट स्टिल मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर मैं ये लॉटरी जीत गया, अगर मैं लॉटरी जीत गया, या नॉट ये वाली पर्टिकुलर बट अगर मैं ऐसे बोलूँ जनरली कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता हूँ तो मैं घर खरीदूंगा। आप मुझे खुद से बताइए कि नंबर ऑफ चांसेस मेरी लॉटरी जीतने के कौन से वाले केस में ज़्यादा है। फर्स्ट केस जहाँ पे मैंने लॉटरी खरीदी है, सेकंड केस जहाँ पे मैंने लॉटरी खरीदी भी नहीं बट स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं घर खरीदूंगा। आप सोचिए, ऑब्वियस ही बात है फर्स्ट केस में मेरे पास में एटलीस्ट चांसेस हैं, जीतना नहीं जीतना वो बाद की बात है, ठीक है, बट एटलीस्ट मेरे पास लॉटरी है। तो जब तक वो लॉटरी का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मेरे पास में चांसेस हैं कि मैं जीत भी सकता हूँ। इज दैट क्लियर? तो यही होता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में। अब इसी को कंटिन्यू, इसी को याद रखना, इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को समझाने के लिए भी। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हमारा जो रिजल्ट होता है वो गारंटीड नहीं होता, वो हो सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई मैंने ये वाली एग्जांपल लिया है कि इसमें जो है वो रिजल्ट गारंटीड नहीं है, वो चीज़ हो भी सकती है, वो चीज़ नहीं भी हो सकती है। आप ड्रीम 11 पे टीम बनाते हो, यू कैन बी, है ना, यू कैन से विनर, ठीक है, करोड़पति आप बन सकते हो, बट चांसेस हैं, जब तक आपका गेम का रिजल्ट नहीं आता चांसेस हैं, बट वंस द रिजल्ट इज ओवर देन चांसेस आर फिनिश्ड, ठीक है। बट एटलीस्ट उस इंसान के कंपैरिजन में तो आपके पास चांसेस ज़्यादा ही है ना, जिस अगर आपने गेम में पैसा लगाया है, इफ़ यू हैव मेड अ टीम, और वहाँ पे दूसरा दोस्त है आपका जिसने टीम ही नहीं बनाई और बोल रहा है कि मैं जीत गया तो ये करूँगा, आपके नंबर ऑफ चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, दैट इज़ वाई, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, जो चीज़ है, जो हमारा अगर कोई एक्शन हो रहा है तो चांसेस है कि जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो हमारे फेवर में आ सकता है, बट गारंटी नहीं है उसका रिजल्ट, ठीक है। तो दैट इज वाई इसको फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में रखा जाता है। स्ट्रक्चर इसका ये होता है, इफ क्लोज में सिंपल प्रेजेंट, मेन क्लोज में सिंपल फ्यूचर। इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं।
second conditional sentences are useful for expressing outcomes that are completely unrealistic or will not likely to happen in the future. इसको क्या हो रहा है भाई? ठीक है, अब देखिए सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, इसको हम बोल सकते हैं कोरी कल्पना, एक फुल्ली हाइपोथेटिकल सिचुएशन, राइट, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब ये वही केस है जो केस नंबर 2 हमने बात करी थी, राइट, केस नंबर 2 जहां पे अभी तक मेरे पास में लॉटरी नहीं है बट स्टिल आई एम ड्रीमिंग, ठीक है, ऑफ बाइंग अ हाउस इफ आई विन लॉटरी। तो दैट इज वाई ये कोरी कल्पना है। तो इस कोरी कल्पना को हम कैसे बताएंगे सेंटेंस के थ्रू, ये देखिए यहाँ पे इफ क्लोज में आपका देखा जाए तो सिंपल पास्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब देखा जाए तो सिंपल पास्ट, ठीक है। और मेन क्लोज में हमारा सब्जेक्ट के साथ में या तो वुड, कुड, माइट, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है उस चीज के होने के चांसेस कैसे हैं, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे वुड का ही यूज किया जाता है और ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास में मॉडल वर्ब्स हैं तो मॉडल वर्ब्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो दैट इज वाई इसको हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की कैटेगरी में डालते हैं, बिकॉज ये कंप्लीटली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अभी तक ना तो मैंने लॉटरी खरीदी है, ना मैंने ड्रीम 11 पे टीम बनाई है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि मैं गेम जीत जाऊंगा या फिर मैं लॉटरी जीत जाऊंगा। सो द चांसेस, नंबर ऑफ चांसेस आर, देखा जाए तो बिल्कुल जीरो, बिकॉज अभी तक आपने ना टीम बनाई ना कुछ करा एंड यू आर डे ड्रीमिंग ऑफ बाइंग अ हाउस, ये वो है ना कि अगर मैं जीत गया तो नंबर ऑफ चांसेस कितने हैं, जीरो, ठीक है। दैट इज वाई इफ क्लोज में सिंपल पास्ट, मेन क्लोज में आपका सब्जेक्ट के साथ में एनी मॉडल वर्ब, वुड, कुड, माइट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल से इसको समझने का ट्राई करते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल सेम पीछे वाला, अगर फर्स्ट की बात करी जाए, मैंने बोला था इफ आई विन लॉटरी आई विल बाय अ हाउस, ठीक है। सेकंड में इफ आई वन लॉटरी, तो जब आपको इस सेकंड वर्ब दिख जाए इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की बात हो रही है और ये बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। इफ आई वन लॉटरी आई वुड बाय अ, अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं घर खरीदता, और ये तब बोल रहा हूं जब मैंने उस टाइम पे ना तो कोई टिकट लिया था ना कुछ लिया था, बट स्टिल आई वाज होपिंग कि मैं अगर उस टाइम लॉटरी जीत जाता तो मैं ये करता, जो चीज़ बिल्कुल एक कोरी कल्पना है, ठीक है। दैट इज वाई हमने इसको पार्ट 2 मतलब सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की कैटेगरी में इसको डाला है। और एग्जांपल्स देखिए, इफ आई इनहेरिट $1 बिलियन, आपको इसको समझ के अगले को चेंज करना है, ठीक है, फर्स्ट को फॉलो करना है आपको। इफ आई इनहेरिट $1 बिलियन, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आई वुड ट्रेवल दी मून या फिर आई वुड ट्रेवल टू दी मून, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे तो हमने यूज करा सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट वर्ब यूज करी हमने, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो मैं बोल सकता था कि ये पास्ट में यूज करा है, और यहाँ देखा जाए तो मैंने वुड का यूज कर दिया। वुड का यूज होता किस में है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, सिंपल पास्ट प्लस में वुड, कुड, माइट या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर आपकी यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पे आपका सिंपल फ्यूचर होना चाहिए था। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये होगा यहाँ पे आई विल। इसको मैं थोड़ा सा साफ करके लिखता हूं। यहां पे इसकी जगह लिख दो विल, आई विल ट्रेवल टू द मून। अब ये देखिए, इफ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन आई वुड ट्रेवल टू द मून, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। ये सेकंड कंडीशनल का एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, इफ आई ओन्ड अ जू, ठीक है, अगर मेरे पास में जू होता, आई विल लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर, ठीक है। तो यहां पे तो मैंने यूज कर दिया सिंपल पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म है,
और यहाँ पे यूज कर दिया विल का, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे यूज होगा वुड का, राइट। आई वुड लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर, तो विच इज द राइट फॉर्म, ये। या वुड हो सकता था या माइट भी हो सकता है, वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको वुड और माइट इकट्ठा दे देगा, ठीक है। आई माइट मतलब, अब माइट में इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ चांसेस थोड़े कम है कि मैं उनको इंटरेक्ट करने देता ज़्यादा। वुड का मतलब थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएंगे, मे का मतलब उससे भी कम हो जाएंगे, मे का थोड़े से ज़्यादा, माइट का उससे भी कम, ठीक है। तो आई माइट लेट पीपल इंटरेक्ट विद, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। यूज ऑफ थर्ड कंडीशनल सेंटेंस देखिए जरा, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा वो समझिए। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्लेन दैट प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस वुड बी डिफरेंट इफ समथिंग डिफरेंट हैड हैपेंड इन द पास्ट, कि आज मैं जहां पर भी हूं, अगर उस टाइम ऐसा होता तो आज मैं ऐसे होता, पास्ट में अगर वैसे होता तो आज ऐसे कर लेते, ठीक है। अगर उस टाइम मुझे कोई गाइड कर देता तो आज मैं यहाँ पहुँच जाता। ये चीज़ें हम अक्सर अपनी लाइफ में बोलते हैं, और ये बिल्कुल एक कोरी कल्पना जैसा है, क्योंकि वो चीज़ अब हो चुकी है, ठीक है। वो पास्ट निकल चुका है यार। उस टाइम 10th में मुझे कोई बताता तो मैं ये करता, मैं ऐसे पढ़ लेता, ठीक है। तो ये चीज़ें हम पास्ट में अपना पास्ट को डिस्कस करते रहते हैं मोस्टली प्रेजेंट में। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको बोलूँगा, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी देखने को मिलते हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बड़े अच्छे से समझ लीजिए। यहां पर अगर कोरी कल्पना, पास्ट में कोई चीज हो चुकी है, आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। इज दैट क्लियर? सो इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट आएगा, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको मैं यहां लिख देता हूं। यहां पे सब्जेक्ट के साथ में आएगा, जस्ट अ मोमेंट, सब्जेक्ट प्लस में आएगा हैड, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तब भी ठीक है। इफ के साथ में आपका ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और मेन क्लोज में दिस इज योर मेन क्लोज। दैट इज वाई मैं स्टार्टिंग में इसको टाइम लेके समझा रहा था। मैं बार बार मेन क्लोज वर्ड का यूज करूंगा कि मेन क्लोज है ना, पता होना चाहिए। सब्जेक्ट के साथ में वुड कुड माइट तो आएगा ही आएगा, बट साथ में एडिशनली सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये हैव इसमें ऐड हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा रेड से कर देता हूँ, हाईलाइट मरून से, ठीक है। ये वुड कुड माइट के साथ में हैव, और हैव अगर आ गए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर हैव नहीं है बीच में, मतलब सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर है, सिंपल पास्ट है इफ क्लोज में, तो मेन क्लोज में आएगा आपका वुड कुड माइट प्लस V1। बट अगर आपका इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट है तो मेन क्लोज में आपका वुड कुड माइट के साथ हैव आएगा, और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे सर हैव क्यों आ गया, पास्ट में चल रहे हैं हम तो। ये कंडीशन है हमारी, और ये कंडीशनल सेंटेंस का, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यू हैव टू फॉलो दिस, ठीक है। देयर इज नो इफ बट, ओके। सो इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी। मैं बोलता हूँ इफ यू वुड हैव टोल्ड मी, इफ यू वुड हैव। अब यहाँ पे देखो, इफ क्लोज में मैंने वुड हैव टोल्ड लिख दिया। आपको अभी तक क्या मैंने कहीं पे भी इफ क्लोज में वुड हैव या कुड हैव या माइट हैव या वुड कुड शुड कुछ पढ़ाया है? नहीं ना। तो याद रखिए कभी नहीं आएगा। इफ क्लोज में वुड कुड हैव कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इफ यू हैड टोल्ड मी दैट यू नीडेड अ राइड, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, ठीक है ना। आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, यहाँ पे ये इसका राइट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल जो लॉटरी वाला है, इफ आई हैड वन द लॉटरी आई वुड हैव बॉट अ हाउस। आप भी खुद से कुछ एग्जांपल्स बनाइए सो दैट वो चीज़ आपके लिए ईजी हो जाए, आप उस चीज़ को भूलो ना लाइफ में कभी भी, ठीक है। सो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस भी हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट, ठीक है। अच्छा एग्जांपल एक और देख लो, इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस आई कुड गो टू मूवीज। क्या ये सही होगा? अगर इफ आई हैड क्लीन्ड द हाउस आई कुड गो टू द मूवीज, मैंने आपको बोला कुड के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब वहां पे सिंपल पास्ट वाला स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए था, ठीक है।
ये तब आता है जब हमारा इफ क्लोज में सिंपल पास्ट है। और मैंने आपको बताया कि हमें फर्स्ट को देख के सेकंड में चेंज करना, ना कि सेकंड को देख के फर्स्ट में चेंज नहीं कर देना है। वो एक्शन तो मेन एक्शन है हमारा इफ वाला, उसको चेंज नहीं करेंगे। ये मत सोचना कि मेन क्लोज वाला एक्शन मेन है, नहीं, हम पीछे से चलते आ रहे हैं ना, तो आगे फॉलो करेंगे, ना कि आगे से पीछे को जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज होगा इस वाले पार्ट में चेंज होगा। मैं इसको कट करके आई वुड राइट कुड हैव गॉन। ठीक है, यहाँ पे जो ये है इसका सही स्ट्रक्चर। बार बार बोल रहा हूँ, बच्चों को डाउट आ सकता है कि सर इसको फॉलो करके हम पीछे चेंज कर दें। बिल्कुल जायज़ है उनका, कि अगर मैंने लिख दिया इफ आई हैड एक मिनट, इफ आई हैड क्लीन्ड दी house, I could go to the movies। ठीक है, अब कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट आ सकता है कि सर यहाँ पे आपने कुड गो लिखा है, और जो कि हमें पता है कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का ही पार्ट है, मतलब उसको रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हम यहाँ पे चेंज कर दें? क्या हम हैड को कट करके यहाँ पे इफ आई क्लीन द हाउस कर दें? नहीं, तो उसका सेंस ही पूरा चेंज हो जाएगा सेंटेंस का। समझ रहे हैं बात? पूरा सेंस ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे इफ क्लोज में चेंज नहीं करते। सेकंड को कभी फॉलो नहीं करोगे आप, यू विल ऑलवेज फॉलो फर्स्ट टू मेक एनी चेंज। याद रखिएगा, आप हमेशा फर्स्ट पार्ट को ही फॉलो करेंगे कुछ भी चेंज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैड क्लीन्ड एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे कुड हैव गॉन करोगे, विच इज द राइट वे टू मेक एनी चेंज इन दिस सेंटेंस। I hope that I am clear to all of you. Now let us move to some exceptions so that कोई भी हमारा पार्ट जो है यहाँ से बचे ना। Exceptions and special cases when using conditional sentences। बोलता है use of simple future in the if clause। हम if clause में simple future कब यूज़ करेंगे? देखो, simple future की बात करें, अब तक हमने नहीं पढ़ा। हमने यही पढ़ा या तो if clause में simple present यूज़ होगा, या simple past, या past perfect। बट simple future वाला हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। कब होगा उसमें? देखिए, बोलता है when the action in the if clause will take place after the action in the main clause। मतलब जो मेन क्लोज में एक्शन हो रहा है ये हमारा फर्स्ट एक्शन बन जाता है। ठीक है, और जो इफ क्लोज वाला है ये हमारा इसको फॉलो करेगा, इट मींस ये हमारा सेकंड एक्शन होगा। उस केस में हमारा जो इफ क्लोज है वहां पे सिंपल फ्यूचर आप फॉलो करोगे। सिंपल फ्यूचर प्लस में अगेन सिंपल फ्यूचर। देखो, मैंने बोला इफ एस्प्रिन विल ईज माई हेडेक आई विल टेक अ कपल टू नाइट। तो पहले मैं एस्प्रिन मतलब एक दवाई होती है सर दर्द हेडेक के लिए, अगर मैं वो खाऊंगा उसी के बाद उसका रिजल्ट होगा ना, तो जो इसमें देखा जाए तो पहले हम दवाई खाएंगे, आई विल टेक अ कपल ऑफ, है ना, टू नाइट। तो इसका मतलब कि पहले मैं दवाई खाऊंगा उसके बाद एक्शन होगा उसका। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्शन ये हो जाएगा और सेकंड एक्शन ये, और जहां पर भी फर्स्ट एक्शन मेन क्लोज में अगर होगा तो उस केस में हम इफ क्लोज में आपका सिंपल फ्यूचर यूज करेंगे। तो दोनों में सिंपल फ्यूचर प्लस सिंपल फ्यूचर। ठीक है, याद रखिएगा, अगर मेन क्लोज में फर्स्ट एक्शन है और इफ क्लोज में सेकंड एक्शन है तो वहां पे दोनों पार्ट्स में सिंपल फ्यूचर, दैट्स ऑल। इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलें, वर्ड टू इन द इफ क्लोज। अब इफ क्लोज में वर्ड टू कब आएगा? द वर्ब फ्रेज वर्ड टू इज समटाइम्स यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस व्हेन द लाइकली और अनलाइकली रिजल्ट इज पर्टिकुलरली ऑफुल और अनथिंकेबल। जिसके बारे में आप सोचना नहीं चाहते, थोड़ा सा ऑफुल है, थोड़ा सा दयनीय जिसको हम बोलते हैं, तो उस केस में हम वर्ड टू का यूज करेंगे इफ क्लोज में। जैसे इफ द रेंट वर टू हैव बीन अ पेनी मोर, अगर एक पैसा भी रेंट ज्यादा हो गया तो मैं उसको पे नहीं कर पाऊंगा, या फिर दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू पे। तो यहाँ पे ये मत सोचिए कि वुड हैव बीन आ गया, ये बनेगा सेंटेंस, आपको पढ़ के समझ आ जाएगा। दे वुड हैव बीन नॉट एबल, दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू पे, राइट। या फिर इफ आई वर टू बी सिक आई वुड मिस अनदर, अगर मैं बीमार पड़ गया तो आई वुड मिस अनदर डे, जो आप नहीं सोचना चाहते फिलहाल। ठीक है, इफ आई वर टू सिक आई वुड यू कैन से आई वुड मिस माई एग्जाम। तो जो चीज़ एक अनथिंकेबल है, यू डोंट वांट टू थिंक अबाउट द सेम, राइट।
तो उस केस में हम वर्ड टू का यूज़ करेंगे इफ़ क्लोज में। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर भी पसंद आया होगा एंड आप अपने दोस्तों में इसको अच्छे से शेयर करेंगे एंड यू विल ऑल्सो मेंटेन योर नोट्स, ठीक है, सो दैट वो जब आपका एग्ज़ाम आएगा उस ड्यूरेशन में आप उन नोट्स को इजीली और एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर उनको रिवाइज कर पाओ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी फ्रॉम टुडे फॉर टुडे इटसेल्फ। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक चीज़ और, जिसको भी कुछ किसी भी टॉपिक में डाउट है, किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है कि ये टॉपिक मेरा थोड़ा वीक है, यू कैन चेक आउट आवर माइक्रो कोर्सेज, ठीक है। माइक्रो कोर्सेज में क्या है कि आप अगर देखोगे तो थोड़ा सा बता देता हूँ, हमारी यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल पे जाओगे अगर आप, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ से खोलना पड़ेगा क्रोम, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अभिमन्यु अभिपीडिया.अभिमन्यु सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको चूज़ एग्ज़ाम का ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि आप जैसे सीजीएल एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, नीचे देखिए ये अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज, छोटे कोर्सेज, ठीक है, जिसमें कि आप अपने टॉपिक के हिसाब से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट डज दिस मीन कि जैसे इंग्लिश की बात करूं, जैसे ये देखिए फुल फ्लेजेड यहाँ पे हर एक टॉपिक की फुल यहाँ पे डिटेल में आपको चीज़ें मिलेंगी, वी दैट एमसीक्यूज हो गया या फिर जैसे ये रहा, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, आप जाएंगे यहाँ से सीजीएल एग्ज़ाम पे, ठीक है, क्लिक करेंगे अभिपीडिया माइक्रो कोर्सेज पे, उसके बाद में आप जाएंगे, जैसे ये रहा सारा का सारा आपका, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर को लेके या कुछ भी है, देखिए अलग अलग टाइप के, देखिए 50 रुपीज़ एनवायरनमेंट, इंडियन पॉलिटी आपको 211 में मिल जाएगी, एवरीथिंग यूल गेट, ठीक है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो इस ऐसे ही करके हर एक टॉपिक की बाइफर्केशन दे रखी है, यू कैन चेकआउट, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेफिनेटली यू विल एंजॉय, इतना मैं आपको बेट कर सकता हूँ, ठीक है। हर एक चीज़ का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, ये तो मैंने जनरल साइंस खोली, इंग्लिश खोलेंगे तो उसके भी टॉपिक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली इट विल एनहांस योर प्रिपरेशन एंड चलिए तब तक ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।